स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पाइसी टॉपिक के बारे में, यानी ट्रंप का जो टेरिफ थेरेपी अभी चलाया जा रहा है, ये अच्छा है कि उड़ा डालेगा सबको। आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ हो रहा है कि ये महाराज जी पहुंच गए हैं 47th नंबर पे, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। और यहाँ पे समझिए कि ये ओपनली बताते हैं कि पहला जो टर्म था वो बहुत हौच पौच रहा। बहुत चीज़ इनको नहीं समझ में आ रहा था, बहुत चीज़ मतलब इनके साथ धांधली की जा रही थी, मतलब एक्सपर्ट नहीं थे गेम में। और चूंकि ये करियर पॉलिटिशियन नहीं है तो बहुत सारा चीज़ का जो प्री ट्रेनिंग हो जाता है वो नहीं था। मतलब ओबामा पहले से प्री ट्रेंड था, मतलब इधर उधर रास्ते से जाके, मतलब वो इको सिस्टम में थे, ये बाहर से घुसा है तो इसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो पहला वाला परफॉर्मेंस जो था वो काफ़ी किसी तरह चला। लेकिन इस बार एक्सपीरियंस के साथ आए, मिसाइल मारने को रेडी हैं। तो इस बार जो है सीधा मिशन लेके आए। मिशन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी जो इनका स्लोगन है। अब रहा बात कि ये बोल देना तो बहुत आसान बात होता है, लेकिन सर करोगे कैसे? अब वही बोल रहे हैं कि ये अब ये मार्क 2 का एक्सपीरियंस इनका दिख रहा है कि हम ये करेंगे, इससे आपको ये फायदा होगा। तो इनका एक्शन प्लान में है कि अमेरिकन लोगों को वापस से अमीर बनाओ। एक टाइम में अमेरिकन लोग बम बम अमीर होते थे, और ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ टॉप 1% का, मैं बात कर रहा हूँ एवरेज मिडिल क्लास वाले, मतलब कि जो लोअर वाले वो भी इधर उधर घूमने चले जाते थे, मतलब वर्ल्ड टूर करके आ जाते थे। मतलब इतना एवरेज क्लास का इतना पैसा था, वो अभी ठन ठन गोपाल हो गए हैं। पैसा के नाम पे तो चवन्नी नहीं बचा है। तो ये जो सिचुएशन है बहुत बुरा है। तो इसे ठीक कैसे करेंगे? इनका एक्शन प्लान क्या है? इनका एक्शन प्लान में दो मिसाइल है। पहला है बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद टेरिफ वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये जब हुआ था तो ऑलमोस्ट 99% श्योर था कि इनको मिल ही जाने वाला 47 टर्म। सवाल है कि 48th में क्या करते हैं, वो आने वाले टाइम में देखा जाएगा। तो ठीक है, तो अमेरिका ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नंगा कैसे हो गया कि वो चांद से जाके ऐसा हो गया भैया कपड़े को पहनना नहीं है? तो वही समझिए, कैपिटलिज्म जो है एक सिस्टम है, ठीक है? कोई भी सिस्टम होता है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होनी चाहिए, यानी कि ये आप सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये इसकी फायदा, इसका आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसका आपको पेनल्टी मिलेगा। तो अगर चेक्स एंड बैलेंसेस आप छोड़ देते हो कि नहीं जो हो रहा है होने दो, वो बहुत ज़्यादा डिवॉल्व कर जाएगा, यानी कि कचरा हो जाएगा, सबको लूज मोशन हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इंसुलिन लोगों का जान बचाता है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा डाल दीजिएगा आदमी को ही ऊपर भेज देगा। सेम वही बात है। कैपिटलिज्म ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, वो एक सिस्टम है। अब वो सिस्टम अच्छा करेगा कि बुरा करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसको चलाने वाले जो लोग उसके स्टीयरिंग पे हाथ रखे हुए हैं वो सही से उसे मैनेज करते हैं कि नहीं। चेक्स एंड बैलेंसेस। और जितने भी लोग कैपिटलिज्म को समझते हैं, कैपिटलिज्म की पढ़ाई करते हो, कैपिटलिज्म के बारे में काम करते हो, सबको पता है चेक्स एंड बैलेंस अगर आपका बिगड़ा, काम खत्म, काम खत्म, दी एंड। तो चेक्स एंड बैलेंस जो है वो थोड़ा सा फिसल गया। अब रहा बात कि कब था यूएसए का जो गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड था यूएसए जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। तो उस टाइम उनके एनालिस्ट का कहना था कि भैया हमारा तो बैंड बज जाने वाला है, इतने सारे सोल्जर्स आएंगे वापस, उनको क्या देंगे, क्या मतलब पूरा एकदम कंट्री तबाह हो जाएगा। प्लस जो आपने इतना वॉर प्लांट बना दिया, वॉर फैक्ट्रीज बना दी हैं, जो उस सब का यूज क्या होगा। लेकिन वो मैनेज कर लिया। वो झटका जो था बहुत जोर का, जिसमें अच्छे अच्छे कंट्री डोल जाते हैं, वो झटका को ये बर्दाश्त कर लिया और उसी में स्विच किया। और उसी टाइम ये इंडस्ट्रियल माइट बने। इनके पास पहले भी पावर था, ये मतलब ऑलमोस्ट उस जगह पे पहुंच गए थे जहां हर दिन एक बॉम्बर बना रहे थे। बहुत अति भयानक मास प्रोडक्शन चल रहा था। बोल रहे ना, मतलब ये सब ऐसा मास प्रोडक्शन किए थे जो अभी आज का टोयोटा का फैक्ट्री सबसे देखिएगा, लगेगा कि भाई वो उस टाइम कैसे पहुंच गया। मतलब पानी की तरह मेहनत किए थे और एकदम फाड़ दिए थे। तो रहा बात की वो सब किए, और उसके बाद ये हुआ। और ये इनका सबसे प्रॉफिटेबल वेंचर रहा। मतलब एक कंट्री के हिसाब से देखिए, कंट्री कितना पैसा लगाता है कितने चीज में। इस पे पैसा लगा है करीब 4.5% ऑफ नेशनल बजट का, ठीक है? तो काफी ज्यादा पैसा लगा। मतलब अभी कितना है अभी है 0.4। तो काफी पैसा लगा था। अब रहा बात, काफी लोग कहेंगे ओ इतना वेस्टफुल है ना जी ना। इसमें जितना पैसा गया ये उससे कई हजार गुना लौटाया है। आप आधा से ज्यादा चीज का पेटेंट ट्री खोजिएगा तो वो घूम फिर के अमेरिका पहुंचेगा, और उसका पेटेंट ट्री खोजिएगा। ठीक है सर, आप यहाँ माइक्रो जैसे x86 है वो बना, ठीक है? x86 क्या है? एक आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर कैसे बनता है? इंस्ट्रक्शन सेट आप लेते हो और उसका बाइनरी उस पे बनता है। उसका सिलिकॉन कहाँ से बनना सीखा? टडा! हर चीज का मतलब पेटेंट ट्री अगर आप देखेंगे, बहुत ज्यादा चीज का पेटेंट ट्री यहीं से आया है। जैसे कि कॉर्डलेस ड्रिल जो है वो उतना डिमांड में था ही नहीं, था ही नहीं। किसी को आइडिया भी नहीं था कि कॉर्डलेस ड्रिल बना सकते हैं। तो बात है कि कहाँ से आ गया वो। स्पेस स्टेशन बनाने के टाइम समझ में कि बाहर क्या करोगे, वहां तार लेके तो नहीं जाओगे ना। तब हाई
टॉर्क ये ड्रिल जो है बनाना शुरू किया। तो ये समझिए कि इनका बहुत प्रॉफिट हुआ, बम बम ग्रोथ हुआ, जो मतलब कहिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद से 2-3 डेकेड्स जो है यानी 20-30 साल दबा के प्रॉफिट किया। मतलब जो गोल्डन पीरियड था वो उस टाइम में था, मतलब अमेरिका से उड़ रहे थे उस टाइम पे। अब रहा बात कि इसी दरमियान में मतलब समझिए 1970s और 80s खत्म हो रहा है, एमएनसी आ गया, आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये लोग जो आ गए यहाँ पे इनको लूप होल दिखा, तो ये लूप होल को जो लेके लप्पा मार दिए। मतलब कि जो इतना मतलब पैसा छाप रहा था वहां से कबाड़ खाना बन गया। तो वहां पे ये लोग क्या किए, वो स्लोली स्लोली वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ा दिए, यानी कि मिडिल क्लास और अपर क्लास के गैप को इतना ज्यादा बढ़ा दिए कि भैया, और ये ऐसा भी नहीं कि मिडिल क्लास ठीक है मिडिल जगह पर नहीं, वो नीचे जा रहा है। क्यों नीचे जा रहा है? इन्फ्लेशन इतना भाग रहा है। तो वो जो इनइक्वालिटी गैप था वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ हैंड बढ़ गया है। मतलब कि अब ऐसा नहीं कि कंपनी में आप एक एम्प्लॉय हो, अच्छे लेवल के मैनेजर लेवल एम्प्लॉय हो, आपको 10,000 मिल रहा है, तो आपके सीईओ को मान लीजिए 10 लाख मिल रहा है ना जी, ना उसको 10 करोड़ मिल रहा है। इतना बड़ा गैप लाया है। तो ये वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ा दिया। अब उसका पेनल्टी बना कि चीप गुड्स मार्केट में आने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप खरीद ही नहीं पाओगे क्वालिटी गुड्स। और एक कहावत है कि क्वालिटी गुड्स जो होता है ना, जैसे कि बाय चीप बाय ट्वाइस, यानी कि आप एक सस्ता जूता खरीद सकते हो, वो खरीदोगे तो कुछ दिन चलाओगे तुरंत छेद हो जाएगा, फिर आपको दूसरा खरीदना पड़ेगा। वहीं पे एक ढंग का हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त खरीदोगे, वो कुछ दिन चल पाएगा। तो यही समझना है, सस्ता को हमेशा कहा जाता है बाय चीप बाय ट्वाइस। तो अब वो सस्ता लोग खरीदना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। अब वो सस्ता खरीदेंगे तो बार बार खरीदेंगे। तो वही समझिए। और जैसे ही चीप गुड्स मार्केट में आता है तो क्वालिटी बनाने वाले लोग को जॉब नहीं मिलती है कि सर हम बना रहे हैं, और नहीं सर आपका तो बहुत महंगा पड़ेगा, वो हो जाता है। और ये वेल्थ ड्रेन करने लगता है, मिडिल क्लास का वेल्थ ड्रेन करने लगता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो गया। मतलब कि वो अपना गोल्डन पीरियड से धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते अब इतना नीचे लुढ़क गए हैं कि अभी जो हालत है अमेरिका का, वो शर्मनाक है। मतलब कि ग्रेट डिप्रेशन से थोड़ा सा ही पीछे बचे हुए हैं। मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से मिसाइल इनका नीचे गिर रहा है। तो बात करते हैं इसका सबसे पहला जो काउंटर मिसाइल फायर किया गया है वो टेरिफ है। तो टेरिफ क्यों है? तो टेरिफ के बारे में मैंने पहले ही डिटेल्ड वीडियो बना दी, और उसका कमेंट पढ़ के लगा कि एटलीस्ट कुछ लोग को तो समझ में आ गया कि टेरिफ एक औजार है। अब रहा बात कि कोई भी कंट्री है, जैसे आप जापान लीजिए, ठीक है, यूएसए जो है जापान को डिलीट कर देता है, सिर्फ डिलीट कर देता है, ठीक है, और बोलता है कि ठीक है अब आपको ये डेमोक्रेसी बनाना है, सब चीज़ करना, चलो ठीक है। तो उनका भी है कि अब हमारे जितने भी वॉर फैक्ट्रीज थे वो सब अब सिविलियन टूल्स बनाएंगे, जैसे मिशिबिशी हो जाए, आपका ये टोयोटा हो जाए, ये सब हो जाए, सुजुकी हो जाए, ये सब कि हम अब सिविलियन बनाएंगे, ठीक है, बल्ले बल्ले। लेकिन सर आप बनाओगे तो बेचोगे कैसे? क्योंकि फोर्ड आके आपके यहाँ बेचेगा, फोर्ड बेचेगा तो भैया आप उससे compete नहीं कर पाओगे, वो एक्सपीरियंस्ड है। तो हिसाब ये बन जाता है, क्या करें? तो जर्मन ये जापानीज गवर्नमेंट 40 से 60% तक टैक्स लगा देते हैं, टैरिफ टैक्स, इस पे अमेरिकन गुड्स पे। तो वो टाइम देता है, बफर टाइम देता है, जिस टाइम के दरमियान जापानीज कंपनी बनती है। और ऐसा हर देश में किया गया है कि अगर आपके पास बुद्धि है कि जैसे मान लिया दवाई बाहर से आ रहा है, अब बोलोगे अरे टैरिफ लगा देंगे, लोग को नहीं, आपको करना पड़ेगा। बोले ये तो बहुत तकलीफ वाला बात है। हाँ, क्योंकि अगर आप टैरिफ लगाते हैं दवाई का दाम बढ़ जाता है, फोर्स कर देता है ये गवर्नमेंट्स को कि यहाँ खुद में इन्वेस्ट करो। दूसरा, जो वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक मौका मिलता है। दूसरा, जिनके पास बहुत बम बम पैसा है वो लगा ही देते हैं कि ठीक है भाई यहाँ से भी एक ट्राई कर लो। लड़ाई झगड़ा ऊपर वाले लोग नहीं करते हैं उतना, प्रॉब्लम है सॉल्व करते हैं। तो वो सॉल्व करने में हो जाएगा कि ठीक है, आपका शुरू में आपने जो सफरिंग झेली बहुत महंगे महंगे दवाई का टैरिफ लगाने का, उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये होता है कि अब आपके पास दवाई अपना है। अब आपको टेंशन नहीं कि सर हम आपका दवाई काट देंगे, अरे हटो यार। तो ऐसा हर देश करता है जिसके पास बुद्धि है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही कोई इंडस्ट्री, जैसे आप इंडिया में दवाई बनाना चाहते हो, उसी टाइम उसे compete करा दीजिएगा यूरोपियन मार्केट से और अमेरिकन मार्केट से, वो कंपनी फ्री की मर जाएगी, फ्री की खड़ी भी नहीं होगी, फ्री की टपक जाएगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है, हर कंट्रीज को पता है। और यूएसए के पास एक बेनिफिट था कि वर्ल्ड वॉर टू में उनका जो लॉस हुआ था वो मेजोरिटी ब्लड और ट्रेजर में था। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कुछ नहीं था, क्योंकि अमेरिका पे आके कोई हडिप्पा नहीं मारा था, वो जाके लड़े थे। तो उनके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था, वो इनको सबसे बड़ा बूस्ट दिया। जैसे कि जिस जगह पे इतना कार्स बन रहे हैं, ये क्राइसलर का है, ये यहाँ पे वॉर प्लेन्स बनते थे, तो अब ये बना रहे, गाड़ी बना रहे हैं। बहुत इनको प्रॉफिट हुआ कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीट नहीं हुआ था। तो ऐसा समझिए ये हर देश के बीच में होता है। आप जापान लीजिए, इंडिया लीजिए, चाइना लीजिए, कनाडा लीजिए, यूरोपियन यूनियन लीजिए, सब में ऐसे टैरिफ इधर से उधर किया जाता है। और टैरिफ यूएसए के अगेंस्ट भी किया हुआ है कि नहीं सर यूएसए का गुड्स आएंगे तो हमारा लोकल गुड्स बैठ जाएगा, नहीं उस पर टैरिफ लगा दो, हर जगह लगाया हुआ है। और उसमें एक टैरिफ का जो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है फॉरेन फ्लड से बचाना। यानी कि जैसे कि इंडिया जो है, इंडिया में थैंकफुली
यूजुअली समझदार लोग थे, तो जब चाइना 2008 के आसपास में या मतलब कुछ हुआ था उस टाइम में, जैसे कि मार्केट क्राइसिस हुआ, उस टाइम बहुत ज़्यादा सस्ता स्टील वो मार्केट में उतारने लगे, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा कैसे हो गया स्टील, क्योंकि भारी चीज़ है, वरपुष्ट चीज़ है, वो ट्रांसपोर्ट करके लाना, मतलब चाइना से इंडिया तक ट्रांसपोर्ट करके लाना सस्ता पड़ रहा था यहाँ बनाने से। बहुत ज़्यादा डंपिंग कर रहे थे। तो ये पूरे प्लैनेट पे कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि सब देश का वो लोकल इंडस्ट्री को टपका दे। बहुत सारे छोटी देश तुरंत नहीं संभाल पाए, वो उनका स्टील मिल बंद हो गया, और एक बार स्टील मिल बंद हो गया और कुछ साल तक आप रख पाए कि ठीक है आज इसको बंद कर, जैसे वियतनाम का हमने आज स्टील मिल बंद करवा दिया, आपको सिर्फ 5 साल रुकना है। जहां एक बार वर्कर फोर्स ये डिस्प्लेस हो जाएगी, अब आप वापस दाम बढ़ाइए और जितना लॉस हुआ था सब रिकवर कीजिए, वो वापस आ नहीं पाएंगे, कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा हर जगह होने लगा, धड़धड़ा के सब जगह प्रोटेस्ट हुए, और ये प्रोटेस्ट को आप न्यूज़ में देखो क्योंकि एक्चुअल इंपॉर्टेंट चीज़ था। इस मामले में मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट हर देश का गवर्नमेंट तुरंत पकड़ा और तुरंत एक्शन लिया गया। इंडिया हो, यूरोप हो, बहुत लोग धड़धड़ा के एक्शन लिए, और मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से धड़धड़ा के लिए उतना तेज नहीं कर पाए, लेकिन हाँ ये रोक दिया। नहीं तो स्टील मिल एक बार बंद हो जाता है ना, तो वो पूरा स्ट्रक्चर को यूजलेस होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे करके फ्लडिंग से रोकी जाती है, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट चीज़ आपका बाहर चला गया, आप गए, आपका जो चीप स्टील नहीं होता है, आप बस जॉब भी बेच दे रहे हो साथ में। मतलब वो जो चीप स्टील आपको मिल रहा है, जिसका घर सस्ते में बनेगा, इसलिए सर नौकरी चली जाएगी साथ में। वो नौकरी का बिल निकालोगे तब पता चलेगा कि भैया जो घर में बन रहा है वो नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हैं वो आपके नेशनल इकोनॉमी में है, वो आप ही के मार्केट में घूमता रहेगा। बाहर चला गया तो लीक हो गया। तो वही फॉरेन फ्लड से बचाने के लिए टैरिफ लगाया जाता है। हर कंट्री अगर समझदार है, कभी भी अलाउ नहीं करेगी किसी दूसरे कंट्री को कि भैया तुम हमारा सब चीज़ करने लगो। थोड़ा सा आने जाने दो, बढ़िया है, बल्ले बल्ले है, लेकिन ये नहीं कि तुम हमें बहा दो। तो फ्लडिंग को रोकना है। अब यही समझिए कि इस पे ब्रेक बहुत पहले लगाना होता है। यहीं पे यूएसए बह गया, वो हैंडल क्विकली नहीं कर पाए, तो इंडस्ट्री उनकी लूज होने लगी। मतलब कि अभी आज के टाइम में आप लोग कैसे अमेरिका बनाया, कैसे, इसलिए महाराज वर्ल्ड war II की डॉक्यूमेंट्रीज देख लो ना, कैसे बनाएगा भैया, उन परमाणु बम बना लिए और तुम पूछ रहे हो कैसे बनाएगा भैया, समझ रहे हो? वो चांद पे पहुंच गया और उससे पूछ रहे हो कैसे बनाएगा, सब बना सकते हैं। वो बोल रहे ना, ब्लीड कर दिया गया उनको, धीरे धीरे करके सब ब्लीड कर लिया। सा इंडिया भी मार लिया, थोड़ा चाइना तो दबा के मारा है, फिर यूरोपियन यूनियन मार लिया, फिर कनाडा मार लिया, सब ऐसे ऐसे काटते 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 ये अब एकदम नंगे हो गए कि भैया हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, हमारे पास करने को कुछ नहीं है। जहां से हमारे पास सब चीज का पेटेंट ट्री था, सब चीज हमारे पास बनता था, कुछ है ही नहीं। और जब बोले नहीं एक देश में सब चीज़ नहीं बन सकता, वो छोटे देश पे लागू होता है। अमेरिका जैसा फिजिकली अथाह बड़ा देश पे नहीं लागू होता है। चाइना में हर चीज़ बनता है, कोई पूछता नहीं है ना कि अरे वहाँ क्यों सब चीज़ बन रहा है। हर चीज़ एक बड़े देश में बन सकता है। चाइना, इंडिया, अमेरिका, ये सब चीज़ बनाया जा सकता है यहाँ सब में, क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और लैंड मास भी काफ़ी बम है। तो वही यूएसए नहीं ध्यान लगाया, नहीं ब्रेक लगाया तुरंत, वो बोले ना एमएनसी लीच करने लगे, तो वो इंडस्ट्री को डुबा डाले और वर्कफोर्स भी डाइल्यूट कर डाले, कुछ नहीं बचा उनके पास। तो वही समझिए कि, और ये पैसा गया किसका? मिडिल क्लास का। क्यों? अपर क्लास वाले तो सीधे वहीं खरीदे हुए थे ना, वो चाइना में जैसे भेजे। जैसे कहा जाता है मोटरोला शायद पहली कंपनी थी जाके चाइना को ढंग से सिखाई कि फैक्ट्री कैसे बनाते हैं, खुद भी डूबे सबको ले डूबाए। गए वहां पे गए तो उसके जो एग्जीक्यूटिव है वो तो अभी भी अमेरिकन में, वो तो अभी भी अमेरिका में दिखा रहे किसी को अमेरिका में इतना पैसा है। लेकिन जो मिडिल क्लास जो नौकरी कर रहे थे वो तो चले गए सर, वो तो जापानीज ये चाइनीज लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन गुड्स तो अमेरिकन खरीदे, पैसा वहाँ जा रहा है और वहाँ से बाउंस कर रहा है एग्जीक्यूटिव का, मिडिल क्लास नंगी हो गई। तो ये बहुत सीरियस सिचुएशन कर दिया। और रहा बात काफ़ी लोगों ने चीप गुड्स नहीं चाहिए किसी को अगर नौकरी अच्छा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, आप कैसा लेना चाहोगे। एक गाड़ी लेना चाहोगे जो 5 से 10 में रोना शुरू कर देता है, या एक ऐसा गाड़ी लेना चाहो जो भैया चलाओ ना जी, सर्विस कर रहे हो चलाते जाओ, 10 साल चले, 20 साल चले, 30 साल चले, 30 के बाद बोलेगा सर अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और वो उस जमाने को आप ऐसा चीप गुड्स कर करके ऐसा करते रहो। देखो ना सर जी, 5 साल के बाद आप इसको तैयार हो जाओ बेचने के लिए, क्योंकि अब इतना खर्चा खाने लगेगा कि उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वही चीप गुड्स किसी को नहीं चाहिए होता है अगर जॉब अच्छा है। उस टाइम सोच लीजिए कि ये सब कैसे बन रहा था। बात वही था, लोगों के पास नौकरी थी, पैसा, इकोनॉमी एक जगह पे घूम रहा था। तो चीप गुड्स जो होता है वो और दूसरा चीप गुड्स का ये दूसरा एक आता है जो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स में कि सेकंड हैंड लोगों को मिल जाता था। जैसे कि अमेरिका में बहुत सारे इंडस्ट्रियल शॉप्स बनते थे एक टाइम में, अब तो उतना नहीं हो पाता, लेकिन पहले होता था कि कोई बंदा है गराज खोला अपना, गाड़ी उड़ी का सर्विसिंग बनाएगा, और वो धीरे धीरे बढ़ाता चला गया। कैसे बढ़ा लेता था उस टाइम में? वो बात है सेकंड हैंड मशीन खरीद ले रहा है, जैसे लेथ है, आपको चाहिए गाड़ी का कुछ कुछ पार्ट्स के लिए लेथ चाहिए, ठीक है, तो लेथ महंगा मशीन है, फर्स्ट हैंड खरीदने चाहिए, जान निकल जाएगा। लेकिन वो आराम से बड़ी कंपनी है सर, हम नया मॉडल
मॉडर्न वाला ले रहे हैं, ये निकालना चाह रहे हैं। वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो अभी भी चलेगा, अभी भी उसमें लाइफ बचा हुआ है, वो लोग ले लेते थे। और आपको अभी भी यूएसए में बहुत सारे वो 1970s के बने हुए प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, क्योंकि वो क्वालिटी बिल्ड था, वो उसी के भरोसे वर्ल्ड वॉर 2 चलाए थे। तो वो आराम से अभी भी चल रहा है, बम बम है, मेंटेन कीजिए, खुश रहिए। लोग सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड तक उसको यूज कर रहे थे। लेकिन अब जब चाइनीजियम प्रोडक्ट आने लगा, भैया ये 10 साल भी चल जाए, खुश रहो, उसके बाद खत्म। तो जॉब्स भी गया, और आपका जो सेकंड हैंड से जो मतलब लोगों को स्टार्टिंग टॉर्क मिलता था, वो भी खत्म हो गया। तो समझ रहे, एक बहुत बड़ा फीडबैक लूप बना दिया कि सर ये आपने खोया, फिर उसके बाद ये खो दिया, फिर उसके बाद ये भी चला गया। और वही एमएनसी समझिए, लोगों को चीप गुड्स का आदत दे दिया कि जहाँ पे आप एक ढंग का महंगा, मतलब कि चीज़ों के लिए आप पैसा जोड़ते थे, फिर खरीदते थे, फिर भूल जाते थे। उसकी जगह पे ऐसा आदत दिया, अरे सस्ता है, क्या ध्यान दोगे, खरीद लिए। जहाँ फ्रिज आपका मेंटेन करो, चलते रहेगा, वहाँ अब ऐसा हो गया, फ्रिज खरीद लो ना, अरे ये बहुत सस्ता है, खरीद लो, खरीद लिए सर। 5 साल के बाद पैं, अच्छा ठीक है, फिर दूसरा खरीद लो, फिर 5-6 साल के बाद पैं, फिर से नया खरीदो। पता चला भैया आप तो और कंगाल हो गए इतना 3 फ्रिज खरीदने के चक्कर में। तो कॉन्टेक्स्ट होता है, ये चीप गुड्स कर करके वो लिटरली प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस को बढ़ा दिए। जहाँ पे ऐसा चीज़ होता था कि भैया चलाते रहो ना, जब तक बिगड़ता नहीं हो, जब बिगड़ता है रिपेयर करो, सर्विस करो, वहाँ पे वो आइडिया ही खत्म करी। और ये दूसरा जॉब सेक्टर को भी उड़ा डाला, सर्विसिंग एंड रिपेयर सेक्टर को। तो ये लिटरली बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ब्लीड कर रहे थे, और गवर्नमेंट एकदम मतलब ध्यान लगा ही नहीं। ये मतलब समझिए ओबामा से भी पहले की बात है, रेगन के टाइम में ये शुरू होना हुआ था, ब्रेक नहीं लगा पाया, और ये अभी बहुत बुरा हो गया है। मतलब ये थोड़ा हंसी लगता है मुझे सुन के, बच्चे कहाँ थे आप, मतलब आपके दादा रोएंगे। मैं इन्हीं बात करूँ, पर दादा के टाइम की बात है, ये दादा की टाइम की बात है। वो रोएंगे कि सर कहाँ हम थे, कुछ नहीं से सब चीज बना ले रहे थे, और अभी आप रो रहे हो कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे। इसलिए इतिहास का बुक खोल लो। तो वही समझिए, टैरिफ एक ज़रूरी औज़ार है, और ट्रंप इसीलिए टैरिफ लगा रहा है कि भैया आप हमें लूट लिए, चलो बल्ले बल्ले, हमने, हमारी बेवकूफ़ी थी, आपने लूट लिया, अब हम आपको आपका बैंड बजाएंगे। और ये जॉब्स वापस लाने का शुरू करेगा। तो एक शॉट में नहीं होगा, मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, हालत बहुत खराब हो चुका है। वही बोला ना, एक बार जब वर्कफोर्स खत्म हो जाता है, वापस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए चाइना डंप कर रहा था, उनको बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन पता था कि अगर डंप करके वर्कफोर्स एक बार डाइल्यूट करा दिए, फिर उसको स्टार्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो इसीलिए टैरिफ उसी टाइम लगाना होता है, लेकिन वो नहीं लगा पाए, तो अब बहुत जोर का झटका देना पड़ रहा है ताकि वो स्टार्ट हो। लेकिन उसी से वही समझिए, मिडिल क्लास जो इतना नीचे गिरने लगा, वो इसीलिए हुआ, चीप गुड्स हमें ले डुबाया। नौकरी भी गई, प्रोडक्ट भी गया, सेकंड हैंड मार्केट भी खत्म हो गया, और हम लोग गोल 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 घूमते रह गए। अब बात करते हैं बॉर्डर। तो वो तो टैरिफ वाला पूरा वॉरफेयर जो चल रहा है। तो बॉर्डर में ये समझिए, कंपनीज को क्या चाहिए, कंपनी को ऐसे लेबर चाहिए ना जिसको वो पैसा ही नहीं दे। जैसे कि दुबई में, दुबई से लोग थोड़े जाते हैं वहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए, वो इंडिया और नेपाल से लूटे जाते हैं। तो क्यों जाते हैं भैया, फ्री, उसको पैसा उतना नहीं देना पड़ता। इसीलिए आप चाहें तो आराम से ब्रिटेन से भी ले सकते हैं, वो लोग भी काम करेंगे, हंसी खुशी करेंगे, बस पैसा देना पड़ेगा। वो देंगे नहीं, तो भैया नेपाल से आ जाओ ना भाई, क्या टेंशन ले रहे हो, बांग्लादेश से आ जाओ, क्या टेंशन ले रहे हो, इंडिया से आ जाओ, क्या टेंशन ले रहे हो। तो वही समझिए कि हर जगह पे कंपनीज को अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स बहुत पसंद है। वो क्यों पसंद है कि वो चीप लेबर है, विदाउट मेस। मतलब कि चाइना जाए, चाइना में ये करे, वो हर सही दिल्ली करे, आई स्लेव वाला सिस्टम झेले, भैया यहीं कर लो ना, क्या उतना दूर जाओगे, यहीं कर लो उस चीप लेबर में। अब रहा बात की ये तो उन्होंने कर दिया, ठीक है, चीप लेबर कर दिया, लेकिन चीप गुड्स नहीं आया। अब हमको भी समझ, चीप गुड्स क्यों नहीं आ रहा अगर आप इतना कम पे कर रहे हैं। यहीं पे धांधली हुआ, यहीं पे अमेरिका डूबा है, और ये हमें भी समझना बहुत जरूरी है। अगर इंडिया ध्यान नहीं दिया तो हम लोग भी डूब जाएंगे। चीप लेबर जब आया है तो चीप गुड्स आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो यानी इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन में पैसा जा रहा है। यानी कि यहीं पे वो इसको हायर कर लिए इमिग्रेंट्स को, ठीक है, कुछ कुछ लीगल को किया और मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स को किया, और पेपर में वो दिखा रहे हैं कि सर हमारे पास इतने इंप्लॉयज़ हैं, और इंप्लॉय के हिसाब से वो दिखा दे रहे हैं कि हमारा बिलिंग इतनी आ रही है, लेकिन उतना पैसा दे नहीं रहे। जो मिनिमम वेज है, जो बाय लॉ है कि इससे नीचे आप नहीं दे सकते, वो जो लीगल्स हैं उनको दे रहे हैं। जो इलीगल है, यानी कि जिनका पेपर नहीं सही है, वो बॉर्डर टॉप के आए हुए हैं, उनको नहीं दे रहे। तो वो शिकायत क्यों नहीं कर रहे, कैसे करेंगे सर, वो शिकायत करेंगे पुलिस के पास, पुलिस बोलेगा अरे आपका तो पेपर है ही नहीं, आप तो यहाँ होने भी नहीं चाहिए, चलिए निकलिए वापस। तो वो फंस जाते हैं, और ऐसे करके ये आराम से, भैया 100 लोग को है, 100 लोग का आपका इतना बिल आता है पेपर पे, आप जो दे रहे हो वो इतना है, आपका हो क्या रहा है उस पैसे का, वो जा रहा है इनका प्रॉफिट मार्जिन में, कि सर जी मेरे पास ना छठा यार्ड चाहिए मेरे को, वहीं पे ले डुबाया। वही सोचिए कि अगर सब लोग चीप लेबर कर रहे हैं, जो हर जगह आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़िए, तो जो इसके खिलाफ है, जिनको ट्रम्प डिरिंचमेंट सिंड्रोम है, कि ये माइग्रेंट्स इतना फार्मिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसलिए महाराज वो फार्मिंग कर रहे हैं तो गुड्स क्यों नहीं सस्ते हो रहे हैं, आपका फूड क्यों सस्ता नहीं हो रहा है।
कारण वही है कि उसकी जो कंपनीज़ है, जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो बस पैसा उठा रही हैं। वो बिग प्रॉफिट मार जाएगा। तो ये समझिए, और वर्कर्स भी डूब जा रहे हैं इसमें, क्योंकि अब वर्कर्स का जो राइट था वो तो है नहीं, और जो अपलिफ्टिंग होती थी कि भैया अमेरिका में जाओ एक टाइम पे, वहाँ पे काम करो। बहुत सारे इंडियंस गए हैं, काम किए हैं और धीरे-धीरे ऊपर तक पहुँच गए। वो भी खत्म हो गया। अब तो उनको जो दाल-रोटी मिलता था वो भी मिलना मुश्किल हो गया। ये बहुत अच्छा इमेज है। ये 2021 का है। वहाँ पे जब मतलब रिसर्च स्टडी किया कि ब बहुत लोग का काटा जा रहा है गंदे तरीके से, और वो शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि इल्लीगल रास्ते से आए हैं। तो वही समझिए, वो इल्लीगल है, कंप्लेन नहीं कर सकते, और जितना भी दाम बढ़ रहा है, दाम क्यों बढ़ रहा है भाई? अरे इन्फ्लेशन। आप चीप लेबर ले रहे हो तो दाम उसी के लिए है ना, चीप लेबर लो तो चीप आउटपुट भी दो ना, चीप आउटपुट नहीं दे रहे हो, दाम आप बढ़ाए जा रहे हो। ये दो तरफा करके जो प्रॉफिट मार्जिन कर रहे हैं, पब्लिक को उतना समझ में नहीं आ रहा है, और वो आराम से दबा के पैसा उठा रहे हैं ओवरलॉर्ड्स। और वही समझिए, ये डिफ्लेट कर देता है वेजेस को, क्योंकि लाखों लोग अगर मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को क्या लगेगा और पब्लिक को क्या लगेगा, भैया मिनिमम वेज में आपका रोजी रोटी चल जा रहा है। ऐसा हो नहीं रहा है, वो इलीगल लेवल को इस्तेमाल करके निपटा दे रहे हैं उस चीज़ को। तो जो वेजेस हैं वो बढ़ नहीं रहे, जो कि बढ़ रहा था। आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 से कंपेयर कीजिए, धड़ धड़ करके इन्फ्लेशन भी नहीं भाग रहा था, और थोड़ा थोड़ा करके वेजेस भी बढ़ रहे थे। वेजेस बढ़ा था, और यंग पीपल अब वहाँ फँस जाते हैं। जो आप लोग सुने अमेरिकन में कोई वर्क नहीं करना चाहता, वो इसलिए नहीं करना चाहते कि कर ही नहीं सकते। अगर वो वर्क करना शुरू करेंगे, उनका जो मतलब ये समझिए असिस्टेंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, खाने के तौर पे, फूड स्टैम्प्स के तौर पे, बहुत सारा और चीज़ भी है, वो बंद हो जाएगा। वो बंद हो जाएगा, भूखे मर जाएँगे। इसीलिए वो कर नहीं सकते, क्योंकि उनका उतने कम में जितना उन पे डेट चढ़ा हुआ है, डेट क्यों चढ़ा हुआ है कॉलेज एजुकेशन का, वो भर ही नहीं पाएँगे। उनके लिए ज़्यादा बेटर है वो इंतज़ार करें ढंग का कमाई के लिए, नहीं तो वो लटक जाएँगे। तो ये सीरियसली मिनिमम वेज को एकदम चिपका देता है, इन्फ्लेशन भागने लगता है, और इसका सादा फायदा होता है सिर्फ ये जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो मोटाते जाते हैं। इट्स लाइक बम बम मोटाते जा रहे हैं। इंडिया में वही हो रहा है कि इट्स लाइक सर, एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉइज़ कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा पैसा तो दो। नहीं, नहीं, उनका पैसा बढ़ रहा है आपका परसेंटेज में, ठीक है, 1% सैलरी हाइक को इन्फ्लेशन से भी मैच नहीं करा रहे हैं। मतलब 3% हाइक हो रहा है, इन्फ्लेशन 4% है, तो मतलब एक्चुअली वो गरीब होते जा रहे हैं। और ऊपर तक मैं ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो आपके सीईओज़ हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आय हाय हाय! सर आपका इस साल कितना हुआ? ज़्यादा नहीं सर जी, बस 20-30 मिलियन हो गया, कोई बात नहीं है। थोड़ा-सा अगले साल और मेहनत करेंगे और ले ऑफ करेंगे तो थोड़ा और पैसा आएगा। ये होने लगा, वही समझिए। और भाई अगर आप क्वालिटी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो आपको ऑब्सोलेसेंस का टैक्स भरना पड़ेगा, यानी कि ढंग का मटेरियल जो बम-बम चले, काफ़ी साल तक चले, उस वो आप खरीद ना पाओ, आप सस्ता है, अब आप उसमें फँस गए कि भैया बार-बार सस्ता खरीदना पड़ रहा है क्योंकि महँगा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, और वो बार-बार खराब हो रहा है, गोल-गोल घूमते रहो। और ये दो तरफ़ा टैक्स है, मतलब कि पहले तो पब्लिक फँस जाती है, दूसरा वो जो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही थी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रही थी, वो भी बोल जाती है कि सर हमारा तो कोई प्रोडक्ट का वैल्यू ही नहीं दे रहा है। कह रहा है कि जैसे बहुत सारी कंपनी थी, ब्रिजपोर्ट करके एक कंपनी थी, वो उसका मिल बहुत, मतलब लोग खरीद लेते तो भूल जाते थे कि सर हमने खरीदा है, अरे हो गया काम खत्म। उसपे कुछ बिगड़ता ही नहीं था, मतलब कि बहुत हुआ, सर्विस करो, काम खत्म, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता था। और ये दशकों की बात है, मतलब कि आपने 1940 में खरीदा, वो पास डाउन किया जा रहा है। हाँ भैया हमारे दादा किए थे, हाँ भैया वो हमारे परदादा किए थे, ये ऐसा होता है। उसका अब कोई वैल्यू नहीं, अरे चाइनीज़ वाला ले लो भैया, सस्ते में ले लो, भले हर कुछ साल में वो खराब होता रहेगा, और आपको बाद में समझ में आएगा कि भैया मेरा ही लॉस हुआ, लेकिन वो कंपनी तब तक बैठ जाएगी। तो ये ऑब्सोलेंस टैक्स हर किसी को लग जाता है। कंपनी अब फ्रिज ऐसा बना भी नहीं सकती जो चले, और आप खरीद भी नहीं सकते जो चले, तो हर कोई रोता है। और वही समझिए कि यूएसए आराम से अब क्वालिटी गुड्स बना भी नहीं सकता, ना तो उसको सैलरी दे सकता है अपने वर्कर्स की, और रहा बात कि अच्छा ठीक है अमेरिका दूसरे देश में बेचे, और दूसरे सारे देश टैरिफ लगा के रखे हुए हैं। फोर्ड जैसे बोलेगा ठीक है, अगर यहाँ जापानीज लोग यहाँ पे फ्लड कर रहे हैं, तो हम किसी दूसरे देश, ना जी ना, बाकी सारे देश नहीं जी, हम तो वो लगाएं टैरिफ। इसीलिए बार बार ट्रंप जो बोल रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं कि सर आप हमारे पे टैरिफ लगा रहे हो, हम आप पे लगा रहे हैं। ये नहीं कि बस मुंह दिखाई के करते हैं। और कोई इनसाइड जोक किया था, जो कार्ड है उसमें इनसाइड जोक है या गलती है, मोस्ट लाइकली इनसाइड जोक है। और वो जो टैरिफ का आप नंबर देख रहे हैं, वो परसेंटेज ये है, वेटेज परसेंटेज है, मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है। वो उनके इंडस्ट्रियलिस्ट बताएंगे, उनके ब्यूरोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेट्स कैलकुलेट करेंगे, और उसके हिसाब से बताएंगे हमारा अफेक्टिव परसेंटेज हमारे पे टैक्स कितना है। इसीलिए वो नंबर आपको क्लियर कट नहीं मिलेगा। तो वही समझ लीजिए कि हर जगह वो फँस गए। और इन्वेस्टर, यहाँ पे इन्वेस्टर सबसे बड़ा दानव बने हैं। इन्वेस्टर पहले के टाइम में, मतलब ऐसा नहीं था कि पहले इन्वेस्टर नहीं थे, इन्वेस्टर उस टाइम बैंक होते थे। यानी कि आप इन्वेस्टर के पास जा रहे हो, रिस्की लोन उठा रहे हो, और वो आपको पैसा बढ़ा चढ़ा के दे देंगे, उस कंपनी का थोड़ा सा स्टेक दे देंगे। ये नॉर्मल सिस्टम था कि भैया आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, उसके बदले पहले तो हम आपको बढ़ा के देंगे पैसा, ठीक है, वो अति बल्ले बल्ले, जो कि मतलब इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा, नहीं तो आप बैंक में ही क्यों नहीं डाल लो, वो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। दूसरा, हम आपको कंपनी का स्टेक भी देंगे, ताकि अगर कल को ये बहुत बड़ा हो जाए तो वो स्टेक आपके पास रहेगा बम बम करने के लिए। यहां से गाड़ी खुली थी, अब वो डिक्टेटर हो गए, यानी कि लिटरली कंट्रोल करने लग जाते हैं कि भैया कंपनी तुम ऐसे चलाओ। इसलिए कहें आप थोड़े कंपनी, आपके पास पैसा है, बात सही है, बम बम है, कंपनी चलाने का डिसीजन लेने लायक आप नहीं हो गए हो। ये ऐसी बात हो,
कोई बिटकॉइन खरीद लिया 2008 में और उसके बाद अभी कह रहा है कि देखो भैया हमसे सीखो, हम मिलियनर हैं। इट्स लाइक सर अब तुक्का मारे थे, लग गया, और कुछ है नहीं। तो ये बहुत बुरा पेनल्टी हुआ है। जैसे कि बोइंग का है, ऊपर वाले सीईओ का जो इसमें कांग्रेस में उसका इंटरव्यू था सीधा कि भाई यहाँ पे आपके वर्कर्स रो रहे हैं, इनको पैसा नहीं मिला। इनका मतलब लिटरली दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन से 1% कम इनको मिला, मतलब वो गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं और ये प्लेन बना रहे हैं और इसको आप पैसा नहीं दे। तो सीधा बोला कि सर आपको कितना पैसा मिलता है, ठीक है, आप एम्प्लॉय हो, बोइंग के आप एम्प्लॉय हो, आपको कितना पैसा मिलता है। बोला सर इट्स अ बिग नंबर। नहीं मतलब बताइए ना सर जी नंबर कितना है। वो 14 मिलियन था। इट्स लाइक महाराज 1-2 मिलियन छोड़ दो ना, 1 मिलियन पर महीने में खुश रहो ना, और 2 मिलियन से बांट दो सब में, भाई सब खुश रहेंगे। वो जो एकदम ऊपर वाले एकदम लूटने पे आ गए हैं, वो वही डुबा दे रहा है। पहले ऐसा होता था, आप हो, आपसे नीचे है, उसके नीचे है, 3 स्टेप मान लीजिए है, तो पिरामिड पूरा आगे बढ़ता था कि ठीक है जो ऊपर वाला है वो 10x हुआ, जो मिडिल मैनेजमेंट है वो 5x हुआ, जो नीचे वाला 2x हुआ। अब हो गया कि नीचे वाला जो है 0.2x पे रहेगा और उसके ऊपर वाला में थोड़ा सा मे बी 1x है और बाकी 100x पे चल रहे हैं। तो इसीलिए जो कहते हैं ना रिच आर गेटिंग रिचर, बात वही है। और उनके पास इतना बड़ा रकम है कि वो सीधे मार्केट में रख देते हैं, S&P 500 में या निफ्टी 50 में चिल मार रहे हैं। वो अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं और यहाँ उनके वर्कर्स भूखे मरते जा रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस समस्या है कि वो अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स का जो एक कास्केड इफेक्ट हो रहा है ना, कि वो छोटा सी चीज़ है लेकिन वो जो इफेक्ट डाल रहा है वो पूरा इनका जो यूथ है उसकी मिसाइल मार दे रहा है। तो उसी के लिए बॉर्डर को सुधारना जरूरी था, इसीलिए 2 प्रोंग अटैक से सबसे ज्यादा असर होगा। अब रहा बात कि क्या ये काम करेगा, यहाँ पे फेथ की बात आती है, क्योंकि जो 1%er हैं जो मतलब यार्ड के ऊपर यार्ड ले रहे हैं कि भैया हम अपने वर्कर्स को नहीं भैया आपके पास एक वो तो ऐस है, आप लेके कितना भागोगे, 5-6 यार्ड की जरूरत नहीं है, एक यार्ड में आपका काम हो जाएगा सर, चिल। एक ही यार्ड है, एक ही ऐसा है आपके पास, आप कहीं भी बम रखोगे वो एक ही जगह पे रहेगा सर। आपका ऐसा नहीं रहेगा मेरा एक बम है ना वो बहामास में है, दूसरा बम ना मेरा रशिया में है, नहीं रहेगा सर, एक ही बम है आपके पास। तो एक यार्ड से खुश रहिए। नहीं हम ना और लूटेंगे, हम और बांग्लादेश में जाएंगे, हम वहां के लोग लूटेंगे और उसके बाद ना हमारे पास छठा यार्ड आएगा। इट्स लाइक यही समझना बहुत जरूरी है, 1%er का कोई लॉयल्टी नहीं है और मेजॉरिटी इसमें डिवोर्स हो चुके हैं, तो ये परिवार का भी नहीं सोचते। और इसलिए मैं बोला ट्रम्प के पास ये बेनिफिट है कि ट्रम्प को अमेरिका पसंद है कि सर मुझे अमेरिका पसंद है, अगर हम कहाँ भागेंगे, अगर अमेरिका डूबा तो हम कहाँ भागेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट वही है। और ये लोग जो खा रहे हैं, मतलब कि ये जो 1% है इन्वेस्टर लेवल में जो लोग हैं, ये खा इसलिए नहीं रहे कि इन्हें भूख लगा है, खा इसलिए रहे कि कोई और खा ना सके। मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब ये आराम से बांग्लादेश में आराम से अच्छा पैसा देके बांग्लादेशी के हिसाब से चिल मार सकते हैं। मतलब कि वो उनके पास 4 यार्ड अभी भी रहेगा, लेकिन वो 4 यार्ड से उनका मन नहीं भर रहा है, उनको है ना कि और यार्ड ले लो, ये लोग को एकदम ऐसा बिल्डिंग में रखो जो बिल्डिंग कुचल जाए, ये लोग ऊपर चल जाए, मजा आ जाए। वो ऐसा कर रहे हैं हर कंपनी का। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप एप्पल क्यों नहीं बोलते हो, इट्स लाइक सैमसंग जो कंपनी है बहुत कम पैसा देती है इंडियन वर्कर्स को इंडियन फैक्ट्री में। पता है एप्पल कितना देती है? देती ही नहीं है, कई महीने तक तो दी ही नहीं पैसा। जब लड़ाई झगड़ा होने लगे, जब पुलिस को बुलाना पड़ा, तोड़फोड़ होने लगा, तब पता अच्छा पैसा नहीं दे। फिर एप्पल बोलता वो हमें नहीं पता था कि हमको चूना लगा रहे हो, कि नहीं पता था कि तुमको कुछ जरूरत से ज्यादा सस्ता दाम में, चाइना से सस्ता दाम में इंडिया में कैसे बन रहा है तुम्हारा आईफोन। तो वही वाली बात होती है कि ये लोग जो एकदम हडिप्पा मारने पे आ गए, सर खा लियो, एक ही पेट है, एक ही मुंह है, एक ही ऐसा है, कितना करोगे, वही दिक्कत है। और वही थिंग्स आउट ऑफ हैंड चला गया, ये हर देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अमेरिका जैसा ऊपर वाला देश अगर नीचे गिर सकता है तो हमें सतर्क होना पड़ेगा। सतर्क नहीं होंगे, देखते देखते लटक जाएंगे, राइट, टू लेट हो जाएगा। और रहा बात की अब अमेरिका इतना बड़ा झटका क्यों मारा, क्यों मार्केट अनस्टेबल कर रहा है, क्योंकि मार्केट अनस्टेबल नहीं करेंगे तो लोग जुगाड़ करेंगे, अच्छा सिर्फ सामान का दाम बढ़ा दो। अगर मार्केट अनस्टेबल रहेगा तो क्या करें क्या करें क्या करें, वो वही कर रहा है 1%er को, क्या करें उनके पास एक ही ऑप्शन वो देना चाहता है, तुम अमेरिका में भी प्लांट लगाओ, छोटा ही लगाओ लेकिन अमेरिका में लगाओ जो पूरी तरह से अमेरिकन बेस्ड हो। छोटा सा ही सही बोले लेकिन उससे महंगा होगा, ऑब्वियसली होगा, लेकिन इंप्लॉइज कौन होंगे, अमेरिकन होंगे। उनको अगर वो और फिर वो बॉर्डर वाला इशू भी बाईपास कर देंगे, नहीं कोई काम नहीं कर, लोग काम करते हैं, काम कर करके वर्ल्ड war 2 चलाया गया है, सब हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन लोगों को एक बार झटका देना है, जोर का, बहुत जोर से, तो वही दे रहे हैं। और एमएनसी के पास वही ऑप्शन दे रहे हैं, या तो आप अपना प्लांट बनाओ यूएसए में, या तो अपना रेवेन्यू गार्ड करने के लिए हाय तौबा करते रहो, क्योंकि कोई ना कोई आ जाएगा। और ये 1%er का एक अच्छी बात है, वो अपने के बीच में भी ये नहीं रहते हैं, क्या बोलते हैं, लॉयल। तो ऐसा नहीं कि अच्छा भैया हम नहीं करेंगे, नहीं, वो दूसरा कर लेगा। जैसे मान लिया टोयोटा वाले जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो बोलेंगे नहीं हम नहीं करते, सुजुकी बोलेगा हाँ मत करो जी मत करो जी, सुजुकी शांति से खोल लो, शांति से खोल लो। तो वही वाली बात है, यही वो मार्केट को अनस्टेबल इसीलिए कर रहे हैं ताकि ऑप्शन इनके पास नहीं रहे। क्योंकि अगर ये ना हम 30% टैरिफ बढ़ाएंगे, दाम बढ़ जाएगा, सामान आ जाएगा, झटका नहीं लगेगा और फिर पब्लिक रोते रह जाएगी। वो झटका दे रहे हैं कि नहीं अब हम आपको इतना अनस्टेबल कर देंगे कि आपके पास एक स्टेबल ऑप्शन है, अमेरिका में प्लांट बनाओ। ये उनको रिस्क लेना पड़ेगा।
मैं एकदम क्लियर कर दूं, इतना बुरा हालत नहीं होना चाहिए था, लेकिन बिजनेसमैन ने देश बेच खाया। तो वही, अब रहा बात कि क्या ट्रंप इसको कर पाएगा? मे बी, जहाँ से मुश्किल है ये, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ। ये ऐसी बात समझिए, कैंसर अगर आप बहुत पहले पकड़ लेते हैं, दवाई खाओ, खुश रहो, टेक इट एंड गो हो जाता है। बहुत लेट करते हैं तो काट के बहुत बड़ा हिस्सा निकालना पड़ता है। ट्रंप उस जगह पे बना है, 47th पोजीशन पे है। भैया बहुत बड़ा हिस्सा उसको काट के निकालना, बहुत तकलीफ लोगों को देना पड़ेगा, लेकिन तभी जाके भविष्य बनेगा, क्योंकि एग्जैक्टली यही रास्ते से आए थे, वो गंवा दिए रास्ता। तो वही है। अब पब्लिक सपोर्ट अगर उसके पास रहता है लंबे टाइम तक का, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं 1% की, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए ओपनली अब आप बोल रहे हो कि टैरिफ इतना बुरा चीज़ है, तो भैया चाइना क्यों टैरिफ लगाया, पहले ये बताओ ना। अगर टैरिफ बुरी चीज़ है, चाइना क्यों लगाया, इंडिया क्यों लगाया, जापान क्यों लगाया? तो कॉन्टेक्स्ट वही है, और हम सभी के लिए कॉशनरी टेल है कि अगर ध्यान नहीं दिए, 1%er को दे दिए भैया आप हमारा इकोनॉमी कंट्रोल करो, ये तो बोलेंगे सर हमारे पास तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, प्राइवेट जेट है, लेकिन ये लोग सर 40 घंटा पर दिन नहीं काम कर रहे हैं। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, आप लिटरली मांगने लग जाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट वही रहता है, स्टीयरिंग जो है इकोनॉमी का, थोड़ा इनके पास से थोड़ा दूर रखना है। मतलब ये लोग खा इसलिए नहीं रहे कि इनके पास ये खाने को खाना नहीं है, खा चुके हैं, चिल हो चुके हैं, मतलब इनके बच्चे के बच्चे के बच्चे चिल हो चुके हैं, लेकिन इनको मतलब वो सब छोड़ के इसलिए कि एकदम एक एक जो दाना नोचने पे आ गया ना, वही ले डुबा रहा है सबको। तो ये हमारे देश की जो रूलिंग पार्टी है उनका काम होता है कि नहीं सर, आउट ऑफ हैंड नहीं जाने दो। और ये रूलिंग पार्टी दोनों, मतलब ए या बी फर्क नहीं पड़ता, दोनों को आके नहीं सर ये धांधली हम नहीं करेंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, जो ट्रम्प टैरिफ वॉरफेयर चलाया जा रहा है उसका क्या कारण है, उसको क्यों करने की जरूरत पड़ी इतना हाई तौबा करने का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपको ये मेरा वीडियो इंग्लिश में देखना है, प्लीज मेरा डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक क्लिक कर दे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए, बेल भी दबा दिए, उससे मेरा काफी भला होगा। इसके साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय।